जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे YouTube चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागॉजी और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें आपको बता देना चाहते हैं कि हम पेडागॉजी हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों से आपके लिए टॉपिक तैयार करवाएंगे। यूट्यूब पर पहली बार आपके लिए हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम का टॉपिक तैयार करने की कोशिश की है। चले तो आप वीडियो को देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का सब्जेक्ट तैयार कराएंगे, जिससे आप यदि इंग्लिश मीडियम से भी पेपर देंगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी, यदि हिंदी से देंगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में दोस्तों हमें इंग्लिश सीखने का मौका भी मिल जाएगा। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। द हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सपर्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों, हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर से सभी हैं। जो हाइपरकाइनेटिक विकार की जो विशेषता है इनमें से एक नहीं है, बाकी सब विशेषता हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम देखते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। दूसरा है दोस्तों हाइपर एक्टिविटी, इसका मतलब होता है अति सक्रियता। चलिए हमारा तीसरा है हेलुसिनेशन, जिसका मतलब होता है मतिभ्रम। तीसरा हमारा इम्पल्सिविटी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि जो हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मतिभ्रम, मतिभ्रम नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 2 हमारा टीचर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली डील्स विथ चेंजिंग स्टैंडर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन टीचिंग प्रोफेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करना चाहिए। तो कौन कौन सा दोस्तों? सिलेबस, जिसका मतलब होता है पाठ्य विवरण, क्यूरिकुलम, जिसका मतलब होता है पाठ्यचर्या, असेसमेंट, जिसका मतलब होता है आकलन, और एग्जाम सिस्टम, इसका मतलब होता है परीक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या, क्यूरिकुलम। दोस्तों अभी ये आपने देखा होगा NCF, इसका मतलब होता है दोस्तों नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में लागू किया गया था। दोस्तों 2005 में बनाया गया था, लेकिन 2020 में इसको लागू किया गया है। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण। इसके द्वारा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको चेंज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा पाइगेट बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स इन ए चाइल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों पियाजे का मानना था कि बच्चे में जो भाषा विकास होता है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों पहला है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। दूसरा दोस्तों हमारा एगोसेंट्रिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है आत्म केंद्रित विकास। तीसरा तो दोस्तों हमारा बिहेवियरल डेवलपमेंट, व्यवहारात्मक विकास। चौथा हो तो दोस्तों हमारा चलिए दोस्तों हमारा तीसरा था व्यवहारिक डेवलपमेंट यानी व्यवहारात्मक विकास। चौथा है दोस्तों हमारा चौथा आंसर है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट या पर्यावरणीय विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बच्चे का यानी पियाजे का मानना क्या था कि बच्चे भाषा विकास निम्न के परिणाम स्वरूप। तो दोस्तों किसकी वजह से होता है? वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। राइट आंसर हमारा संज्ञानात्मक
विकास। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, मेरी इज वेरी आउट गोइंग, सी एच एक्सेप्शनल भरतनाट्यम डांसर बट डज नॉट स्कोर वेल इन हर एकेडमिक, विच ऑफ द टीचिंग मेथड विल गिव मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स फॉर मेरी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मेरी बहुत निर्गामी है, वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती, शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती। मेरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद है? तो दोस्तों मेरी क्या है, नाट्य यानी भरतनाट्यम में बहुत अच्छी नृत्यकी डांसर है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। इसके लिए मेरी में कौन सी शिक्षण विधि लाभदायक होगी? तो दोस्तों पहला हमारा एक्सकर्शन, जिसका मतलब होता है भ्रमण या आमोद। दूसरा दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या विचारावेशी विधि। तीसरा दोस्तों हमारा ग्रेड एक्सेलरेशन या ग्रेड वृद्धि। चौथा दोस्तों हमारा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब दोस्तों व्यक्तित्व शिक्षण। चलिए दोस्तों तो इसका हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा भ्रमण या आमोद या एक्सक्रूशन। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है हमारा, भ्रमण या आमोद। चलिए दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में विशेष पारंगत होते हैं, जिनकी पढ़ाई के प्रति लगन ना हो, लेकिन वो हर दिशा क्षेत्र में अपना कुछ अलग अजूबा काम करके दिखाते हैं। जैसे किसी का डांस में रहता, किसी का गायन में रहता है दोस्तों, किसी का संगीत में रहता है दोस्तों, किसी को बजाना अच्छा लगता है दोस्तों, किसी को नाचना अच्छा लगता है। यदि इस तरह से बच्चे हैं तो उन्हें हमें विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तुम्हारा प्रश्न है, द एक्यूरेंस ऑफ इज एन इंडिकेशन ऑफ स्टैग्नेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है दोस्तों कि घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। तो दोस्तों की घटना क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है हमारा पहला आंसर है मोटिवेशन, जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरण। दूसरा है प्लेट्यू, इसका मतलब होता है स्थिरांक प्लेटो। तीसरा हमारा प्रोग्रेशन यानी प्रगति। चौथा है कर्व, कर्व का मतलब होता है वक्र। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर को लॉक किया जाए। इसका हमारा प्लेटो या स्थिरांक, तो इसका दूसरा आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। इसका मतलब होता है दोस्तों समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी सीखेंगे। तो इसका पहला आंसर है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब, या हम कहेंगे छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना। दूसरा हमारा प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। तीसरा हमारा डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा हमारा प्रोवाइडिंग नोट्स टू स्टूडेंट्स, छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा तीसरा, डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, अर्थात छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। तो समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों कि जो छात्र होते हैं उनकी जो कुशलता होती है, जो जिसमें उनकी रुचि होती है, उस चीज़ का हमें क्या करना है, विकास करना, जिससे वो उस ब्रांच में अपनी महारत हासिल कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है कि डेवलपमेंट डज नॉट
इनकलट चेंजिंग दैट हैपन ड्यू टू, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं होते जो निम्न के कारण होते हैं। यानी कौन से विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहला है हमारा इलनेस या बीमारी, दूसरा है लर्निंग या जिसे कहते हैं हम अधिगम, तीसरा है मैचुरेशन या परिपक्वता, चौथा है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है दोस्तों बुढ़ापा। तो पढ़ाई के संबंध में यानी विकास के संबंध में कौन सी चीज़ है जो बाधक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा बीमारी। क्या दोस्तों, बीमारी, पढ़ाई में बीमारी बाधक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न, द की एजेंट इन इरिक्शन साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डॉप्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि स्वायत्तता बनाम सर्व और संदेह, शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के इरेक्शन के मनो सामाजिक चरण में मुख्य घटक क्या है। जो शर्म और संदेश होते हैं, संदेह, जो शर्म और संदेह होते हैं उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा प्राइमरी केयर गिवर या प्रारंभिक सहायक, जो हमारा प्रारंभिक क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा है फैमिली या परिवार, तीसरा पेरेंट्स या माता पिता, चौथा है टीचर एंड पीयर्स, शिक्षक और साथी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है फैमिली, सॉरी इसका राइट आंसर हमारा पेरेंट्स। कौन होते हैं, पेरेंट्स, माता और पिता की स्वायत्त बनाम शर्म और संदेह के जो मनोसामाजिक चरण होते हैं उसमें मुख्य घटक कौन से होते हैं, माता और पिता। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, When a child breaks a vase, his parents explain that the was wrong and tell him that he will not receive his pocket money for a week. What type of parenting in this? इसका मतलब है जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था, उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है। तो इसका पहला आंसर है बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी, दूसरा है हमारा ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी, और तीसरा हमारा ऑथोरिटेटिव या आधिकारिक, चौथा हमारा परमिसिव या अनुमोदक। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, अधिकारक। किस में टिक लगाएंगे हम, तीसरा यानी अधिकारक सही है। कि जब बच्चा कोई भी फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा ये क्या है, एक गलत काम है, तो आपको इस गमला तोड़ने के कारण आपको जो एक सप्ताह है, एक वीक है, इसके लिए आपको जो क्या होगा, जेब खर्च नहीं मिलेगा। यानी उस बच्चे को क्या होना चाहिए, कुछ तो समझ होना चाहिए कि आपने नुकसान किया है। तो क्या है, एक अधिकारक ऑथोरिटेटिव क्या है, एक घटना है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां, क्या कहता है 10वां प्रश्न, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर यानी सोलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। तो पहला हमारा अनएबल टू मेक आई कांटेक्ट विथ अदर, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ। दूसरा अनएबल टू मूव अबाउट कंफर्टेबली, इसका मतलब होता है आराम से घूमने में असमर्थ। तीसरा अनएबल टू फॉल अस्लीप, नींद लेने में असमर्थ। चौथा अनएबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा पहला अनएबल टू मेक आई
कॉन्टैक्ट विथ अदर, यानी दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ। जो बच्चा दूसरे किसी पेरेंट्स या बच्चे के साथ सामना मिलाकर बात ना कर सके उसे कहते हैं हम ऑटिज्म या स्वलीनता से पीड़ित बच्चे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास के तौर पे क्या करते हैं, इस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह अवस्था कौन सी है? तो पहला हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। दूसरा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज या सेंसरी अवस्था। तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चौथा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी दूसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न क्या कहता है, वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज टू अलाउ द चिल्ड्रन टू। इसका मतलब विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देता है। तो वो कौन सा तरीका है दोस्तों? तो पहला हमारा विन ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर जीत हासिल करने की। दूसरा है ऑपरेट इन सेपरेट ग्रुप, अलग अलग समूहों में काम करने की। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ देयर ओन, इसका मतलब है अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की। चौथा है सोशलाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर विविधता के प्रभाव को कम करने का तरीका कौन सा अच्छा है? तो पहला दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका हमारा सोशलाइज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेलजोल करने की। तो राइट आंसर है इसका चौथा। यदि हम एक दूसरे के साथ मेलजोल करेंगे तो इससे क्या करेंगे दोस्तों, विविधता के प्रभाव को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। विविधता का मतलब होता है दोस्तों भिन्नताएं, एक दूसरे के जो भिन्न होते हैं उन भिन्नताओं को क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आइवान Pavlov's ideas of classical conditioning, a particular natural response to a stimulus become a conditional response to another associate stimulus. Which one of the following example states the theory? इसका मतलब है इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्रकृति प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? तो चलिए इसके हम आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर है इसका कि चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिंग टू द वेल एट स्कूल टू इंडिकेट्स रेसिस द एसोसिएटिंग इट इज़ हैप्पीनेस। इसका मतलब है दोस्तों कि विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते और खुशी के साथ जोड़ते हैं। यानी जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो बच्चे समझते हैं कि अवकाश हो गया, तो वो उसका अपना आनंद खुशी से जोड़ते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, चिल्ड्रन मेंटेनिंग साइलेंस व्हेन द टीचर रेज हर हैंड। जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। जब भी शिक्षक हाथ उठाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, चुप्पी बनाए रहते हैं कि मेरा नंबर न लग जाए आंसर बताने में।
तीसरा है चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग टू रिसीव मेडल्स बाय द एंड ऑफ रेस, दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे। चौथा हमारा चिल्ड्रन गेटिंग स्टार स्टिकर्स फॉर द राइट आंसर आस्क्ड इन द क्लास, कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे, यानी कक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे हो सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर है हमारा कि इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए विशेष प्रकृति प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के साथ सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत को पुष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा पहला कि चिल्ड्रन क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव टू द बेल एट स्कूल इंक्लूड रिसेस एंड एसोसिएटिंग इट टू हैप्पीनेस, यानी घंटे बजने से बच्चे क्या अवकाश का संकेत समझते हैं और वो किसी से घूमने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 14 प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिविज्म लर्निंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन द लर्नर, अर्थात संज्ञानात्मक बात के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला हमारा बिहेवियर यानी व्यवहार, दूसरा है स्कीमेटा मतम या स्कीमाटा, तीसरा है माइंडसेट या मानसिकता, चौथा है मोरल्स या नैतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, दूसरा स्कीमेटा या मतव्य स्कीमाटा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न कहता है कि अकॉर्डिंग टू बिंघम व्हाट डज एन एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्क्लोज, बिंघम के अनुसार आवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है। जो बिंघम ने दिया है तो उसके अनुसार आवृत्ति परीक्षण का क्या पता चलता है। तो पहला है द टेंडेंसीज एंड कैपेसिटीज इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमता और प्रवृत्तियाँ। दूसरा द अचीवमेंट इन डिफरेंट डिपोजिशन, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता में उपलब्धि। तीसरा है द रेडीनेस इन एक्वायर प्रोफिशिएंसी एंड एक्सरसाइज एबिलिटी, प्रवृत्ता और अभ्यास करने की तत्परता। चौथा द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट डिस्पोजिशन, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता की सामर्थ्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता। क्या होना चाहिए, प्रवीण और अभ्यास करने की तत्परता होना चाहिए। चलिए तो 16वां प्रश्न हमारा, ए चाइल्ड वाज टॉट टू बी अफ्रेड ऑफ कोबराज, नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल स्नेक्स, व्हाट टीयरिंग प्रिंसिपल इज एविडेंट हियर। इसका मतलब है एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था। तो एक बच्चा इसको कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यहाँ कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है। चलिए तो इसके आंसर देखते हैं। तो पहला है इसका रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनरावर्तन। चलिए तीसरा है स्टिमुलस जनरलाइजेशन उद्दीपक समन्वीकरण। चौथा हमारा स्टिमुलस
डिस्क्राइमिनेशन, उद्दीपक विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा, उद्दीपक समनीकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। क्या था कि बच्चे को कोबरा सांप से डराया गया था, लेकिन वह सबसे डरना सीख गया है। तो क्या हो गया, उसको उद्दीपक हुआ है, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 17वां क्या कहता है कि कार्ल जंग्स अप्रोच फॉर ए पर्सनालिटी असेसमेंट इज, अर्थात व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है। तो कार्ल यंग का क्या है, दृष्टिकोण क्या है? तो पहला हमारा जजिंग यानी निर्णय, दूसरा है परसेप्शन या संवेदनशील, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड या संरचित, चौथा प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपी। तो जो कार्ल यंग का दृष्टिकोण था वो कैसा था दोस्तों? तो वो है इनका प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपी। आंसर नंबर चौथा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर दैट आर बायोलॉजिकल डिटरमाइंड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जो जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात होते हैं पैटर्न, उनको दर्शाने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो पहला है हमारा रेजुअल या उत्तेजन, दूसरा हमारा ड्राइव्स या अंतर्नोद, तीसरा हमारा इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियाँ, चौथा हमारा इंसेंटिव्स या प्रलोभन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा मूल प्रवृत्तियाँ। क्या दोस्तों? मूल प्रवृत्तियाँ या इंस्टिंक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? इसमें से बताना है कि जो स्मृति यानी मेमोरी या याददाश्त का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है? पहला हमारा स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी संग्रहित करना, दूसरा हमारा इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी का संकेतीकरण करना, तीसरा है एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना पर कार्य करना, तीसरा हमारा रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना। तो जो सूचना कौन सी स्मृति का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति का हिस्सा हमारा सूचना पर कार्य करना, ये नहीं है, ये हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं है। तो आंसर नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तुम्हारा प्रश्न है व्हाट सबस्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज apparent when a baby learn to press the play button on the iPad in order to play his favorite nursery rhymes, अर्थात संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है कि जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड का प्ले बटन दबाना सीखता है? तो दोस्तों इसका पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कैम, माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, दूसरा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, तीसरा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, चौथा है टर्शरी सर्कुलेशन रिएक्शन, अर्थात तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला
कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन स्कीम, या अर्थात माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न हमारा 21वां। क्या कहता है प्रश्न? व्हाट इज ए चाइल्ड द मोस्ट इम्प्रेशनल, यानी किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों में बताना है किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो पहला हमारा 14 से 18 वर्ष, दूसरा है हमारा 2 से 8 वर्ष, तीसरा 9 से 12 वर्ष, और चौथा हमारा 6 से 14 वर्ष। तो जो किस आयु का बच्चा जो ज़्यादा प्रभावशाली है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हमारा चौथा। कौन सा है? चौथा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 से 14 तक हमारा कक्षा 1 से 8 तक का जो शिक्षा स्तर वही रहता है, यानी जैसे जो RS के द्वारा चलता है सर्व शिक्षा अभियान, इसी में जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि CCE एक इज अंडरटेकन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी CCE खालिस्तान आरंभ किया जाता है। तो CCE किसके लिए, कब या कितने समय के लिए आरंभ किया जाता है। तो पहला हमारा 4 टाइम्स ए ईयर, एक वर्ष में 4 बार, दूसरा थ्रू आउट द ईयर, साल भर में, और इसके बाद हमारा तीसरा है पीरियोडिकली, यानी समय समय पर, चौथा ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार। तो जो CCE है वो किसके लिए कब तक चलता है, तो वो चलता है दोस्तों थ्रू आउट द ईयर, साल, वो वर्ष भर, यानी पूरी साल चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा प्रश्न है क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न करना। क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम का मतलब है कक्षा में प्रश्न करना। तो पहला कैसा है? डेवलप से एन एक्टिविटी, निष्क्रियता को विकसित करता है। जो कक्षा में यदि क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो क्या निष्क्रियता को विकसित करेगा। दूसरा हमारा क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को स्पष्ट करेगा, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रिएट से इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता को पैदा करता है। तीसरा इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। तो जब भी क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उससे क्या टॉपिक तैयार होगा, उससे विषय वस्तु। चलिए इसका राइट आंसर हमारा विषय वस्तु को स्पष्ट करेगा। जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगा बच्चा, तो उसी विषय से संबंधित उसकी अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। यदि उसे किसी भी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो बच्चा क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ताकि वो अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट या क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24वां, नीड्स विच ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड आर कर्ल्ड, अर्थात असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकता निम्न कहलाती हैं। असंतुष्ट होने पर जो मजबूत होने वाली आवश्यकता वो क्या कहलाती हैं। तो पहला हमारा डिफिशियंसी नीड, कमी ज़रूरतें, दूसरा प्राइमरी नीड, प्राथमिक ज़रूरतें, तीसरा ग्रोथ नीड, वृद्धि ज़रूरतें, चौथा है बीइंग नीड, आवश्यक ज़रूरतें। तो इसका राइट आंसर हमारा कि असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकता कौन सी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा पहला डिफिशियंसी नीड या कमी ज़रूरतें। अगला क्वेश्चन है हमारा हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका मतलब है
प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रेक्षणीय अधिगम का यानी प्रेक्षणीय सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो पहला इवान पावलोव, इवान पावलोव, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा आरोन ब्रेक, चौथा अल्बर्ट बंडूरा। तो किसने दिया दोस्तों ये प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत? इसको याद रखना है कि सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। राइट आंसर हमारा अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न है ए स्कोरिंग गाइड यूज टू एवोलेट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। अर्थात छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। जो छात्रों का मूल्यांकन है उसका इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन करने के लिए तो एक स्कोरिंग गाइड होती है जिसे क्या कहलाती है? तो पहला हमारा चेकलिस्ट, दूसरा है रूब्रिक्स, तीसरा हमारा रेटिंग स्केल, चौथा है इन्वेंटरीज। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर है कि किस चीज़ के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन की जो स्कोरिंग गाइड क्या है वो। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा चौथा इन्वेंटरीज। किसके द्वारा? इन्वेंटरीज के द्वारा बच्चे की स्कोरिंग की जाती है। तो अगला प्रश्न हमारा बोथ ऑफ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट यानी सुखद और दुखद अप्रिय फीलिंग आर एसोसिएटेड विथ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं हैं। तो जो सुखद और अप्रिय दोनों भावना कैसी दोस्तों किससे जुड़ी होती हैं? तो पहला हमारा डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट द्विदृष्टिकोण या परिहार संघर्ष, दूसरा है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट परिहार संघर्ष, तीसरा अप्रोच कन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण संघर्ष, चौथा हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण या परिहार संघर्ष। तो किससे जुड़ी रहती है? जो सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं। तो इसका राइट आंसर हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट या दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28। अथेंटिक असेसमेंट इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन विच, अर्थात प्रमाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें, तो प्रमाणिक आकलन वो आकलन का कौन सा रूप है? चलिए देखते हैं हम। तो पहला हमारा स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क दैट डेमोन्स्ट्रेट मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, अर्थात छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। हमारा दूसरा है स्टूडेंट्स रिजल्ट आर कंपेयर्ड टू हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट, छात्रों के परिणाम की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है। तीसरा स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज measured against टू फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड, यानी छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों के एक निश्चित सेट के रूप में विपरीत मापा जाता है। चौथा हमारा टीचर्स डिटरमाइंस स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वीकनेस नॉलेज एंड स्किल प्रियर टू इंस्ट्रक्शन, शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों कमजोरियों ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित करता है। यानी टीचर क्या कहता है, जो बच्चे की कमजोरियां रहती हैं या ज्ञान रहता है शिक्षा रहता है उसको कौशल के पहले निर्धारित करता है। चलिए तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है
पहला, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियल वर्ल्ड टास्क दैट डेमोस्ट्रेट्स मीनिंगफुल एप्लीकेशन, अर्थात छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाए। जो छात्र रहते हैं वास्तविक दुनिया के जो कार्य हैं उनको करने के लिए कहा जाता है, जो एक आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। चलिए, तुम्हारा पहला वाला राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न हमारा, क्लासिकल गेस्टाल्ट थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय, अर्थात क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न में द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पहला थर्नडाइक, दूसरा कोहलर, तीसरा पियाजे, चौथा पावलोव। तो इसका राइट आंसर है हमारा कोहलर। किसने दिया था? कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लासिकल गेस्टाल्ट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इन वैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चा क्या कहता है, सूझ का संबंध है बुद्धि, चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति से होता है। ज्ञान कराकर संपूर्ण ज्ञान देना, यानी बच्चे को ऐसा सिखाया जाए जिससे वो क्या कर सके, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। अर्थात इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चे को आंशिक ज्ञान न दे करके, किसी विषय वस्तु के बारे में आंशिक ज्ञान ना देकर, बल्कि क्या दिया जाए इसको, उस विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया जाए। ये था हमारे कोहलर यानी क्लासिकल गेस्टाल्ट का सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड सक्सेस एंड फेलर इन स्कूल परफॉर्मेंस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रोत्साहित करता है। ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। चलिए, तो पहला हमारा है पेरेंटल एजुकेशन बैकग्राउंड, अर्थात माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि। दूसरा, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की शारीरिक मजबूती। तीसरा, टीचर्स कंट्रीब्यूशन इन लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। चौथा, सोशल इन्फ्लुएंस इन चाइल्ड लर्निंग, बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारा कि इस प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा। तो बच्चे की सफलता और असफलता में किसका ज़्यादा योगदान प्रभावित करता है, वो है हमारे अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। तो माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जिनके माँ बाप पढ़े नहीं तो उनके बच्चे भी पढ़ जाते हैं, तो ये सही नहीं है। बच्चे की शारीरिक मजबूती, ये भी कारण सही नहीं क्योंकि दिव्यांग बच्चे भी अच्छे से डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। चलिए, अब हमारा चौथा है कि बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। तो बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव का भी कोई इशू नहीं बनता। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो पेडागोगी संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों एवं आसपास भी शेयर करना है जिससे वो भी पेडागोगी संबंधित क्वेश्चन को तैयार कर सकें। चलिए हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।